हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। पॉलिटी में जिस टॉपिक को हम कवर कर रहे थे वो टॉपिक था संसदीय समितियां। आज संसदीय समितियों में हम जिन समितियों की बात करेंगे वो समितियां वित्तीय समितियां, विभागीय समितियां, संयुक्त समितियां, प्रवर समिति, जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उन समितियों पर बात करेंगे। जिनमें अगर मैं विभागीय समिति की बात करूं तो सबसे पहले हम देखें समितियां कितने प्रकार की होती हैं। तो इनमें समितियां हमें दो भागों में बांट के पढ़नी है और ये दो भाग कौन कौन से हैं। एक स्थायी समितियां और दूसरी होती हैं तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां क्या होती हैं? स्थायी समितियां वो समितियां जो प्रत्येक वर्ष जिनका गठन होता है, प्रत्येक वर्ष जिन समितियों का गठन होगा वो कौन सी समिति कहलाएंगी? स्थायी समितियां। तदर्थ समिति वो समिति होंगी जिनकी आवश्यकता पड़ने पर जिनका गठन किया जाएगा। ऐसी समितियां क्या कहलाएंगी? तदर्थ समितियां। तदर्थ समितियों में जो पढ़नी है वो दो समितियां हैं। एक प्रवर समिति है, प्रवर समिति, और दूसरी है प्रवर समिति, दूसरी है संयुक्त समिति, जिसको हम जेपीसी कहते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, जेपीसी। और दूसरी कौन सी है? प्रवर समिति। स्थायी समितियों में जो हमें पढ़ना है, स्थायी समितियां कौन कौन सी हैं? नंबर एक वित्तीय समिति, दूसरी कौन सी है? विभागीय समिति। तीसरे नंबर पे कौन सी आती है? तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पे कौन सी समिति है? जांच समिति। ये कितनी होती है? 2। विभागीय समिति कितनी है? 24। वित्तीय समिति कितनी है? 3। वित्तीय समितियों में कितनी पर बात करनी है? 3 पर। विभागीय समिति कितनी है? 24। जांच समिति कितनी है? 2। विशेषाधिकार समिति और जांच समिति। चौथे नंबर की देखें तो सदन की समिति। अगली अगर मैं बात करूं तो अगली समिति जो है वो कौन सी है? अन्वेषण समिति। आइए चलो एक एक समिति पर बात करते हैं। सबसे पहले जिस टॉपिक को हमें समझना है वो टॉपिक क्या है? जो हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो टॉपिक क्या है? संसदीय समितियां। ये जो संसदीय समितियां हैं इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन, संसदीय समितियां कहां से ली गई हैं? तो संसदीय समितियां, पहली बात तो ये हमारे संविधान में है या नहीं है, तो आंसर क्या देना है? संसदीय समितियां हमारे संविधान में नहीं है। फिर ये कहां से ली गई है? कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? तो संसदीय समितियों का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया। कोई भी संसदीय समिति है जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, कोई ऐसी समिति जिसका उल्लेख संविधान में हो, ऐसी एकमात्र एक ही समिति है और वो समिति कौन सी है? राजभाषा समिति। कौन सी समिति है? राजभाषा समिति। चलो थोड़ी मैं यहाँ पे आर्टिकल अनुच्छेद 344 की बात कर लूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 344। संसदीय समितियों से बात करते करते हम कहाँ आ गए? अनुच्छेद 344। इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं ये अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि संसदीय समितियां होती क्या हैं, संविधान में कितनी समितियां दे रखी हैं। तो इनमें सबसे पहले मैं बात करूं अनुच्छेद 344। ये आर्टिकल 344 ये क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति
एक आयोग का गठन करेगा। और किस आयोग का गठन करेगा? राजभाषा आयोग का गठन। इसमें क्या लिखा है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसका गठन करेगा? राजभाषा आयोग का गठन करेगा। राजभाषा आयोग का गठन करेगा। आयोग का गठन करेगा। अब देखो, राजभाषा आयोग का गठन कौन करेगा? प्रेसिडेंट। अब ये राजभाषा आयोग है, ये राजभाषा आयोग अपनी सिफारिशें जो देगा, राजभाषा आयोग की सिफारिशों के लिए जो सिफारिशें देगा, इस सिफारिशों की जांच के लिए जिस समिति का गठन किया जाएगा वो समिति कौन सी होगी? राजभाषा समिति। राजभाषा समिति। राजभाषा समिति। अगर मैं बात करूं राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ये बात कहां लिखी है? अनुच्छेद 344 में लिखी है। राजभाषा आयोग ये क्या काम करेगा? यह राजभाषा आयोग में सदस्य कितने होते हैं? राजभाषा समिति के सदस्य कितने होते हैं? राजभाषा समिति, इसमें सदस्य कितने होंगे? सदस्य कितने बताओगे? तो राजभाषा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है? 30। कितने सदस्य हैं? 30। इन 30 सदस्यों में से लोकसभा से कितने होंगे? 20। राज्यसभा से कितने होंगे? 10 सदस्य। राज्यसभा से कितने सदस्य होंगे? 10 सदस्य। ये जो 20 और 10 सदस्य हैं, ये सदस्य कौन लोग होंगे? राजभाषा आयोग में ये राजभाषा आयोग काम क्या करेगा? राजभाषा आयोग जो काम करेगा वो इस दिशा में करेगा कि हिंदी को कैसे प्रमोट किया जाए और अंग्रेजी के प्रचार प्रसार को कैसे रोका जाए, या अंग्रेजी पर बहुत सारे जो निर्बंधन लगाने हैं, बाउंडेशन लगाने हैं, वो किस तरीके से लगाए जाएं। ये काम कौन करेगा? राजभाषा आयोग। और ये राजभाषा आयोग जो सिफारिशें देगा, उन सिफारिशों की जांच कौन करेगा? राजभाषा समिति। अगर आपसे पूछा जाए राजभाषा समिति में सदस्यों की संख्या 30, जिसमें से लोकसभा में कितने हों? लोकसभा से कितने लिए जाएंगे? लोकसभा से कितने सदस्य लिए जाएंगे? 20। राज्यसभा से कितने लिए जाएंगे? 10। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन बताओगे? राजभाषा आयोग के अध्यक्ष क्या नाम है? डॉक्टर विनय पाठक। डॉक्टर विनय पाठक। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विनय पाठक। अब ये राजभाषा आयोग जो हमने बनाया, इसमें सदस्य कौन लोग होंगे, या राजभाषा समिति में सदस्य कौन लोग होंगे? राजभाषा आयोग में जो सदस्य होंगे, ये सदस्य जो अनुसूची 8 में 22 भाषाएं दे रखी हैं, उन भाषाओं के लोग ही क्या होंगे? इसके सदस्य होंगे। जो भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 8। और अनुसूची 8 में उल्लिखित भाषाओं के जो लोग होंगे वही इसके सदस्य होंगे। दूसरी बात, ये ऐसी कौन सी समिति है जिसका उल्लेख संविधान में है? तो कौन सी समिति हो गई? राजभाषा समिति। और राजभाषा समिति का गठन भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति गठन करेंगे, ये राजभाषा समिति बनाने के लिए या राजभाषा आयोग बनाने के लिए 1963 में सदन में एक राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। और इस राजभाषा अधिनियम के तहत हमने 1965 में एक राजभाषा समिति का गठन किया। राजभाषा समिति का सर्वप्रथम गठन हमने कब किया? 1965 में किया। और किस अधिनियम के तहत या किस संसदीय नियम के तहत? तो जो एक संसदीय नियम अधिनियम हमने 1963 में बनाया, उसके तहत हमने राजभाषा समिति का गठन जो सबसे पहले किया वो 1965 में किया। आगे अगर हम बात करें कि जो समितियों की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, इन समितियों के बारे में 2-3 बातें और ध्यान रखनी है। ये जो समितियां हैं, समितियां कौन सी? संसदीय समितियां। संसदीय समितियां, ये जो संसदीय समितियां हैं, सबसे पहले ये क्या होती हैं, क्या हैं? दूसरी बात, ये जो समितियां हम गठन कर रहे हैं, इनका गठन हम क्यों कर रहे हैं? गठन
क्यों कर रहे हैं और इन संसदीय समितियों का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है। इन 3 टॉपिकों पे सबसे पहले बात करनी है कि जो संसदीय समितियां हैं ये क्या हैं, इनका गठन हम क्यों कर रहे हैं और इनका इतिहास क्या है। अभी पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं संसदीय समितियां क्या हैं, तो ऐसी समितियां जो संसद के नियमों द्वारा, ऐसी समितियां जो संसद के नियमों द्वारा या प्रक्रिया द्वारा संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा गठित की जाती हैं, क्या कहलाती हैं, संसदीय समितियां। अगर लोकसभा का अध्यक्ष है तो लोकसभा अध्यक्ष इनका गठन कर सकता है। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो राज्यसभा का सभापति होता है वो इनका गठन कर सकता है। बात क्लियर हो गई होगी। संसदीय समितियां क्या हैं इसको लिख दे रहा हूं। वे समितियां जिनका गठन संसदीय नियमों या प्रक्रियाओं द्वारा लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है, क्या कहलाती हैं, संसदीय समितियां। एक बार फिर देख लो, संसदीय समितियां वे समितियां हैं जिनका गठन संसद के नियमों या प्रक्रियाओं द्वारा, लोकसभा में देखें तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा में देखें तो सभापति द्वारा जिनका गठन किया जाता है वो क्या कहलाती हैं, संसदीय समितियां कहलाती हैं। दूसरी बात, इनका गठन क्यों किया जाता है। अगर पूछा जाए गठन क्यों किया जाता है तो क्या बताओगे कि हमारी संसद जो सरकार है, संसद जो सरकार है या जो कार्यपालिका है, इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, इस पर अंकुश लगाने के लिए ये जो हमारी संसद है बहुत सारे साधनों का प्रयोग करती है और उन्हीं साधनों में से एक साधन है संसदीय समितियां। दोबारा फिर देख लो, इसको लिख दे रहा हूं। हमारी संसद सरकार पर या बोले कार्यपालिका पर अंकुश लगाने के लिए, अंकुश या नियंत्रण स्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए बहुत सारे साधनों का प्रयोग करती है और उन्हीं साधनों में से एक साधन अपना क्या है, संसदीय समितियां। अगली बात करें कि संसदीय समितियों का इतिहास कहां से शुरू होता है, तो अगर मैं संसदीय समितियों के इतिहास की बात करूं तो इतिहास इसका कब से शुरू होगा, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से। देखो, ये जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बना, इसमें सबसे पहले भारत के अंदर ये बात की गई कि जो बजट वगैरह हैं उनकी जांच के लिए समितियां होनी चाहिए और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के आधार पर सबसे पहले हमने 1921 में समितियां बनाई और 1921 में कौन कौन सी समिति बनी, प्रवर समिति और दूसरी लोक लेखा समिति। यानी कि सबसे पुरानी समिति पूछी जाए तो आंसर क्या होगा, लोक लेखा समिति। ये सबसे पहले कब बनी है, 1921 में बनी है। किस अधिनियम के तहत बनी है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के आधार पर बनाई गई। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब जो समितियां हैं उनको हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहली समिति है जिसमें हम बात करें वित्तीय समितियां। पहला हेडिंग है वित्तीय
समितियां। वित्तीय समितियां अभी मैंने बताया कितने प्रकार की हैं। वित्तीय समितियां कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की, नहीं 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? लोक लेखा समिति, दूसरी कौन सी है? दूसरी जो है प्राक्कलन समिति या अनुमान समिति, प्राक्कलन समिति या इसी को बोलें अनुमान समिति। तीसरी है लोक उद्यम समिति, लोक उद्यम समिति या इसी को कहा जाता है सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति बोलें या फिर लोक उद्यम समिति बोलें, एक ही बात है। प्राक्कलन समिति कहें या फिर इसको एस्टीमेट कमेटी कहें या अनुमान समिति कहें, एक ही बात है। सबसे पहले जिस टॉपिक पे हमें बात करनी है वो टॉपिक कौन सा है? लोक लेखा समिति। पहला हेडिंग डाल लीजिए, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, सबसे पहले देखो इसका कार्य क्या होता है। इसका लोक लेखा समिति, इसको पीएसी कहा जाता है, पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी। लोक लेखा समिति को ही क्या कहा जाता है? पीएसी, जिसको कहें पब्लिक अकाउंट कमेटी। पीएसी, इसके बारे में जो पॉइंट ध्यान रखने हैं, पहला पॉइंट सबसे पुरानी समिति है, सबसे पुरानी समिति है, पुरानी समिति है। इस समिति का जो विकास हुआ, इस समिति का विकास जो हुआ है वो 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम से हुआ है। और इस समिति का पहली बार जो गठन हुआ है भारत में वो कब हुआ है? 1921 में हुआ है। दूसरी बात, इसका गठन चलो लिख लो। पहली बार गठन 1921 में, 1921 में जो गठन हुआ वो 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के आधार पर कब गठन हुआ? पहली बार इसका गठन 1921 में 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के आधार पर हुआ है। अगर हम बात करें इस पीएससी का कार्य क्या है, पीएससी का कार्य क्या है, तो कार्य क्या बताओगे? पीएससी का कार्य, इसका कार्य देखो, हमने कल जो पढ़ा था सीएजी, पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो किसको पढ़ा था? सीएजी। सीएजी की फुल फॉर्म क्या है? सीएजी कैग की फुल फॉर्म क्या है? कैग की फुल फॉर्म क्या है? चलो अच्छा देखो, ये जो कैग है अंदर, ये जो कैग है हेलो, हाँ देखो जरा, ये जो कैग है ये क्या काम करता है? इसका कार्य क्या है? सरकार के खर्चों, जो खर्चे हैं, खर्चे की ऑडिटिंग करना, बोले तो जांच करना। कैग का कार्य क्या है? सरकार के खर्चों की जांच करना। अब सरकार के खर्चे की जो जांच करता है, ऑडिट ये जो करता है, ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा? रिपोर्ट किसको देगा? तो रिपोर्ट ये देगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट दे रहा है, ये राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहां रखवाएगा? संसद में।
राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहां रखवाएगा? प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को कहां रखवाएगा? संसद में। यह जो कैग द्वारा राष्ट्रपति को दी गई रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट को राष्ट्रपति ने संसद में रखवाया, उस रिपोर्ट की जांच करना किसका काम है? लोक लेखा समिति का। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो, कार्य में, यानी कि कैग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की संसद में जांच करना। कैग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की संसद में जांच करना, ये किसका काम है? लोक लेखा समिति का। अगर हम बात करें लोक लेखा समिति में सदस्य कितने होते हैं? PAC, इसमें सदस्यों की संख्या देखें तो सदस्य कितने होंगे? लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है? 22। कितने सदस्य हैं लोक लेखा समिति में? 22। इस 22 में लोकसभा से कितने हैं? 15। और राज्यसभा से कितने हैं? 7। लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या 22 है। इसमें राज्यसभा से कितने हैं? 7। और लोकसभा से कितने सदस्य हैं? 15। इनका काम क्या है? कैग द्वारा दी गई रिपोर्ट की जांच करना। दूसरा, अगर मैं कहूं, इसमें एक बात ध्यान रखनी है, इस PAC में कोई सदस्य मंत्री नहीं होता है। कोई सदस्य मंत्री नहीं होता है, यानी कि जो मंत्री हैं उनको सदस्यों के रूप में नहीं लिया जाता है। तीसरी बात, इन जो सदस्य हैं, इन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो चुनाव में ध्यान रखना है, एकल संक्रमणीय गुप्त एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। कोई भी सदस्य मंत्री इसमें सदस्य के रूप में शामिल नहीं होगा। कुल सदस्यों की संख्या इसमें 22 होगी, जिसमें लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 होंगे। चुनाव हो गया। अगर कार्यकाल पूछा जाए तो PAC का कार्यकाल कितना बताओगे? कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष। कितना होगा कार्यकाल? 1 वर्ष होगा। अगर बात करें PAC का वर्तमान अध्यक्ष, तो इसका जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, और विपक्ष का नेता इस समय वर्तमान में अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। एक बात ध्यान रखना, इसमें ये जो अध्यक्ष होगा ये हमेशा कौन होगा? विपक्ष का नेता। ये जो विपक्ष का नेता PAC का जो अध्यक्ष होता है, ये व्यवस्था कब से शुरू हुई है? 1967 से। 1967 से पहले ये व्यवस्था नहीं थी कि विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होगा। 1967 से पहले इसमें विपक्ष का नेता होना जरूरी नहीं था। जो पार्टी होती है, जिसकी सरकार होती है, उसका अध्यक्ष, उसका कोई सदस्य इसका अध्यक्ष हो सकता था। यहाँ पे जो वर्तमान में जो विपक्ष का नेता है कि PAC का जो अध्यक्ष है विपक्ष का नेता होगा, ये प्रक्रिया कब से शुरू हुई? 1967 से। 1967 से अब तक PAC का अध्यक्ष विपक्ष का नेता बना है, और वर्तमान में जो PAC का अध्यक्ष है, क्या नाम है? अधीर रंजन चौधरी। अगली अगर कमेटी की बात करूं तो अगली कमेटी है अनुमान समिति। दूसरी अनुमान समिति, या इसी को बोले तो प्राक्कलन समिति। इसी को कहा जाता है एस्टीमेट कमेटी, या फिर एक नाम और है इसका मित व्ययता कमेटी।
मितव्ययता कमेटी। अगर मैं अनुमान समिति, एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति या मितव्ययता समिति की बात करूं तो इसमें सदस्य कितने होंगे? सदस्यों की संख्या 30 होगी। सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या 30 है और ये सभी के सभी सदस्य लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सांसद होते हैं। यानी सभी सदस्य लोकसभा के सांसद होते हैं। दूसरी बात, कोई भी मंत्री सदस्य के रूप में यहां भी नहीं होगा। कुल सदस्य कितने होंगे? 30 होंगे। सभी सदस्य लोकसभा के होंगे। इसमें राज्यसभा का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होगा। राज्यसभा का कोई भी सांसद इसमें शामिल नहीं होगा। दूसरी बात, इसका जो गठन कौन करेगा? गठन कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष। गठन कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और ये लोकसभा अध्यक्ष जिस समिति का गठन करेगा उसमें सारे के सारे सदस्य कहां से लेगा? लोकसभा से लेगा। कुल सदस्य इसके पूछे जाएं तो कितने बताने हैं? 30। और यहाँ जो 30 सदस्य हैं इनका अगर चुनाव पूछा जाए तो चुनाव वही है जो पीछे अभी बात की थी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। कार्यकाल पूछा जाए इसका तो कार्यकाल वही है, कार्यकाल 1 वर्ष। कितने वर्ष के लिए गठित होगी? कार्यकाल कितना है? 1 वर्ष। और इसमें आगे बात करें, कार्यकाल हो गया, सदस्यों की संख्या हो गई। ये काम क्या करती है? प्राक्कलन समिति का कार्य। प्राक्कलन समिति, अगर मैं इसके कार्य की बात करूं तो कार्य क्या बताओगे? पीछे वाली समिति कौन सा काम कर रही थी? कैग द्वारा जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई, राष्ट्रपति ने जिस रिपोर्ट को संसद में रखवाया उसकी जांच करने का काम किसने किया था? टीएससी ने। अब ये जो प्राक्कलन समिति है ये कौन सा काम करेगी? इसका काम क्या है? बजट के अनुमान की जांच करना। प्राक्कलन समिति का कार्य क्या है? बजट के अनुमान की जांच करना। बजट के अनुमान की जांच करना। बजट के अनुमान की जांच करना। अब ये जांच क्यों करेगी? इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? इसमें यह है कि जैसे ही संसद में जो बजट रखा जाता है प्रत्येक वर्ष, उनमें जो अलग अलग विभाग होते हैं वो विभाग क्या करते हैं? अपने अपने विभाग का पूरे 1 साल का खर्चा बताते हैं। और जो खर्चा ये जो खर्चा जो रखते हैं बजट में, उस बजट में जो खर्चा अलग अलग विभागों ने रखा है उस विभाग के खर्चे को जांचने का काम प्राक्कलन समिति करती है। अर्थात इसको कहें कि उन्होंने जो बजट रखा है उस बजट को कम करने का काम करती है। इसीलिए इस समिति को प्राक्कलन समिति भी कहा गया। इसको मितव्ययता समिति भी कहा गया। इस प्राक्कलन समिति को, एस्टीमेट कमेटी को, दोबारा फिर सुन लो। जैसे ही बजट सदन में पेश किया जाएगा, संसद में पेश किया जाएगा, बजट जो पेश किया गया है उसमें जो अलग अलग विभाग हैं वो अपने अपने विभाग से संबंधित जो खर्चा है उनका वर्ष भर का, वो खर्चा उस बजट के रूप में रखते हैं। और उसमें उन्होंने जो खर्चा रखा है उस खर्चे को, उस बजट को कम करने का काम कौन सी समिति करेगी? प्राक्कलन समिति करेगी। अब ये उनके बजट को कम कर रही है, इसीलिए इसको मितव्ययता कमेटी या मितव्ययता समिति भी कहा गया। बात क्लियर हो गई? अब देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? पीएसी को। प्राक्कलन, इस पॉइंट को ध्यान रखना, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? पीएसी को। अगर पूछा जाए प्राक्कलन समिति के वर्तमान अध्यक्ष,
ध्यान रखना, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गिरीश बापट। गिरीश बापट। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गिरीश बापट। बात क्लियर हो गई? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन पीएसयू को कहा जाता है। इसका काम क्या है? जो अलग अलग विभाग हैं वो अपना अपना जो बजट रख रहे हैं उनको कम करना, उनको कम करने का काम प्राक्कलन समिति करती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? मित्र